राजस्थान के अलवर के पास भीकमपुरा के हैं। 2 साल पहले वो एक यात्रियों का ग्रुप लेकर 4 धाम की यात्रा पर गए थे। 6 जून 2013 को नडियाद से ग्रुप लेके आया था। उसमें 42 लोग नडियाद के थे। 7 तारीख को मैं जयपुर आया। जयपुर आने के बाद में उनका जयपुर साइड सीन कराया। विजेंद्र सिंह को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि ये यात्रा उनकी जिंदगी को ही बदल देगी। पहली बार विजेंद्र सिंह इस यात्रा पर अपनी पत्नी लीला को ले जा रहे थे। तो यहाँ जयपुर से मेरी पुत्री विशेष को भी हमें पहली बार साथ लेके गए थे। हम यहाँ से चले दिल्ली। उन्होंने साइड सीन की दिल्ली। वहाँ से चलने के बाद हम रुके हरिद्वार में। हरिद्वार से विजेंद्र सिंह बस लेकर ऋषिकेश आ गए। तब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ऋषिकेश से विजेंद्र की बस के सारे यात्री छोटी बस में बैठकर 4 धाम की यात्रा के लिए निकल गए। उनके साथ थे विजेंद्र की पत्नी लीला। विजेंद्र ऋषिकेश में ही रुक गए। ये बड़ी बस आती नहीं ऊपर। मैं बस के पास रुक गया था। वो ग्रुप के साथ सब लोग साथ में गए थे। उन लोगों ने गंगोत्री दर्शन करके गंगोत्री से आ गए। यमुनोत्री भी दर्शन करके यमुनोत्री से भी रिटर्न आ गए। लास्ट लोकेशन 15 तारीख को 9:05 में मेरी लास्ट बात हुई थी ग्रुप लीडर से भी और मेरी मिसेज से भी, जब वो केदारनाथ में 15 तारीख को नाइट में थे। ये उस रात 15 जून 2013 की कहानी है, जब केदारनाथ में मौसम ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया था। केदार घाटी में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी। उसके दूसरे दिन 16 तारीख को मौसम ने अपना ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि यहां जाने वाले यात्रियों ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। पहाड़ खिसकने लगे, चट्टानें गिरने लगी। इस त्रासदी में हजारों लोगों की जान गई। विजेंद्र की पत्नी जिन 42 लोगों के साथ गई थी, उनमें से केवल 13 लोग बचकर नीचे आए। विजेंद्र की पत्नी नहीं लौटी। वो इस हादसे में लापता हो गई। उनकी मेरी मिसेज के बारे में मेरे को उन्होंने लोकेशन दिया था कि हमने चाय नाश्ता गौरीकुंड पे आके किया है। सब साथ में थे, तुम्हारी मिसेज भी साथ में थे। जब उन्होंने गौरीकुंड का नाम लिया तो हमारे भी उम्मीद थी कि भाई गौरीकुंड में बचने के चांस हैं। अब उस टाइम तो हमको ऊपर जाने भी नहीं दी। उत्तराखंड की इन घाटियों में उस त्रासदी में हजारों लोग लापता हुए। विजेंद्र की लापता पत्नी का शव भी नहीं मिला। इन घाटियों में उसने अपनी पत्नी को महीनों ढूंढा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। जब तक वो रोड पे काम नहीं हुए थे, जब तक हमने पर्सनल गाड़ियां लेके गए थे। जब वो रोड बने, कुछ बसें चल रही है ना, उसके बाद फिर मैं बसों से जाना चालू किया। तो बार बार वहाँ प्रशासन ने यही मतलब प्रशासन ऑब्जेक्शन करता था, भैया वो तो सब मर गए, लेकिन तू भी क्यों मर रहा है। आखिरकार विजेंद्र की पत्नी को बाकी लापता लोगों की तरह मृत घोषित कर दिया गया और सरकार की तरफ से उसे 8.5 लाख रुपए का मुआवजा भी मिला। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये कहानी यहाँ से शुरू होती है। घूमता रहा हूँ, घर भी नहीं रहा, उन्हीं उत्तराखंड में घूमता रहा सर। कहाँ ढूंढा था आपने? कहाँ ढूंढते थे? दिन भर आप क्या करते थे? दिन भर में सर वो फोटोआं दिखाते थे लोगों को, खाली लोग मना कर देते थे, फिर मूड खराब हो जाता था, क्या करें यार, अब क्या करें। बाकी दिल गवा दे, मतलब दिल ये नहीं कहता था भाई अपन घर चले, ये काम हो चुका, अपन बैठ जाएंगे। घर आने के बाद में बच्चे यही कहते थे, पापा हमारी मम्मी खत्म नहीं हुई है, आप फिर जाओ एक बार। किस चमत्कार का इंतजार था विजेंद्र को? क्या 1.5 साल पागलों की तरह ढूंढने के बाद उसे उसकी पत्नी मिलने वाली थी? ऐसे ही पत्नी की खोज में वो देवप्रयाग पहुंचा। अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए विजेंद्र देवप्रयाग भी आया। देवप्रयाग ये वो जगह है जहाँ पर अलकनंदा, ये जो बहती हुई आप नदी देख रहे हैं अलकनंदा, वो और दूसरी तरफ से जो दूसरी नदी आती है वो है भगीरथी। दोनों का यहाँ पर संगम होता है
और यहीं से ये नदी गंगा कहलाती है। यहाँ पर संगम है, इसलिए लोग यहाँ पर स्नान भी करते हैं। विजेंद्र यहाँ पर अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए आया था, उसके हाथ में फोटो थी और वो लगातार यहाँ पर लोगों से पूछ भी रहा था। इस जगह के बारे में कहते हैं कि यहाँ पर भगवान श्री राम ने तपस्या की थी, यहाँ इसलिए यहाँ पर रघुनाथ जी का मंदिर भी है। जो मंदिर इस वक्त आप देख रहे हैं वो रघुनाथ जी का मंदिर है। इस संगम पर यहाँ इस जगह पर विजेंद्र लगातार आता रहा, अपनी पत्नी को यहाँ पर वो लगातार ढूंढता रहा। देव प्रयाग के बाद आता है रुद्रप्रयाग। यहां पर भी उसने लीला को ढूंढा। आखिरकार अपनी पत्नी को ढूंढता विजेंद्र सिंह उत्तरकाशी पहुंचा। 1.5 साल अपनी पत्नी लीला को ढूंढते ढूंढते उस शख्स ने 14 लाख रुपए खर्च कर दिए थे, लेकिन यहां पर एक चमत्कार उसका इंतजार कर रहा था। यहीं पर उसे उसकी पत्नी का पहला सुराग मिला। गंगोरी उत्तरकाशी से करीब 5 किलोमीटर दूर ये गंगोरी है और यहाँ से सबसे पहले विजेंद्र को अपनी पत्नी के बारे में पता चला। ये कि यहाँ पर चाय की दुकान है, यहाँ पर सब्जियाँ भी बेची जाती है, चाय भी बेची जाती है। यहाँ पे भरत सिंह रावत साहब है। रावत साहब, क्या सबसे पहले विजेंद्र को उनकी पत्नी के बारे में यहीं से पता चला? यहीं से पता लगा कि वो जो है यहाँ पर आती जाती थी और कभी कभी वो खाना भी खाती थी। यहाँ पर जब कभी बैठा था हमारे पास खाना बच जाता था, वो आती थी खाना है। इतने जोर से तो बोलती नहीं थी, वो तो चुपचाप से इशारा करके खाती थी, चल देती थी। गंगोली गांव में हम पहुँचे। गंगोली में पहुँचने के साथ में हमने उन लोगों को फोटो दिखाई, तो वो मेरे को फोटो देख के मना कर दिए। बोले भैया तुम नहीं पहचान पाओगे, और जो तेरे साथ में आया है या तेरा साड़ा है या तेरा भाई है, कुछ भी है, सेम इसकी ड्रोकॉपी है, बोले वो लेडीज की, और 15 महीने से है। विजेंद्र की पत्नी लीला जिंदा थी। 1.5 साल बाद अपनी मृत घोषित पत्नी को खोजने में वो कामयाब हो गया। उत्तरकाशी से 10 किलोमीटर दूर इस हिना गांव में मिली विजेंद्र की पत्नी। वो भी इस परिवार के साथ। वो उसका हालत ठीक ही था, अगर जो है साफ सफाई रहती थी, अच्छी रहती थी, चुपचाप रहती थी, किसी से बोलती नहीं थी। 1 साल करीबन जो है यहाँ रही, इसी जगह में रही। कहाँ बैठती थी? यहीं पर है। अच्छा, यहाँ पे बैठा करती हाँ, थी यहीं पर दिन भर? हाँ। और फिर रात में सोती कहाँ थी? रात में जो ऊपर घर में जाती। अच्छा, आपका ही घर है, तो आप उनको खाना खिला देते थे? हाँ। अच्छा, कभी पूछा आपने उनसे कि वो कहाँ से? उसको पूछने से वो बोलती थी कि हम दिल्ली से आई। हाँ, बोलती दिल्ली, और कुछ नहीं बोलती। लीला उत्तरकाशी के पास इन गांवों में गुमसुम से घूमती रहती थी, लोगों से मांगकर खाना खाती थी। अपने चुपचाप घूमते फिरते रहते थे, बस किसी से कोई वो नहीं कहा। कहाँ रहती थी? खाना पीना? रोने का ऐसे यही, किसी दुकान के आगे चले गए तो किसी ने चाय पिला दी, किसी ने खाना खिला दिया, बस यही होता। लाल बहादुर का परिवार बताता है कि लीला को ले जाने के लिए विजेंद्र का परिवार जब यहाँ आया था तो उसकी विदाई के लिए गांव के लोगों ने भीड़ इकट्ठा कर दी थी। विजेंद्र की पत्नी लीला की हालत देखने हम राजस्थान के भीकमपुरा निकले, जो अलवर के पास है। हमें कभी भी विश्वास नहीं है कि मेरी मम्मी के साथ ये हादसा हुआ है। हमारी पूरी बहनों को, भैया को, सबको विश्वास था कि मेरी मम्मी जिंदा है। और आप देख सकते हो, वो बोलती नहीं है, पर देख सकते हो आप भी। केदारनाथ त्रासदी में लापता लीला को उसके पति ने 1.5 साल बाद खोज निकाला। लीला की आंखें अब भी कहीं खोई रहती हैं। हादसे में जो अपनी सुध-बुध खो बैठी थी, वो अभी तक लौटी नहीं है। अभी वो पुरानी लीला नहीं है जो खूब बातें करती थी। जब हम बोलते ना, तभी बोलते नहीं, ऐसे नहीं बोलते, बैठे रहते। और पहले पहले तो बहुत बोलती थी, हाँ। बहुत ही ज्यादा बोलती थी। अच्छा, अब नहीं बोलती।
उसके बारे में, हादसे के बारे में कुछ? हादसे के बारे में तो बहुत हालत खराब हुई है। वो इतनी मोटी थी मेरी मम्मी, पूछो मत। और अभी इनकी हालत देखो, आज जब तक हमने पहचाना भी नहीं था अच्छे से। पूरे परिवार के साथ बैठी इस महिला ने 1.5 साल गुमनामी में निकाले हैं। उसकी 4 बेटियां और 1 बेटा है जो उसको याद दिलाने की कोशिश करते हैं। जानकी मैंने जानकी तेरी चुकी मैं मम्मी मम्मी तेरी चुकी मैं सुन ली तो कोना हैं पापा पकड़ गया मम्मी मम्मी देख हटी देख मैं देख पापा पकड़ गया। केदारनाथ त्रासदी का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई लीला। त्रासदी के वक्त गौरीकुंड रही लीला ने ऐसा मंजर देखा कि उसने सुध-बुध खो दी। ये उस त्रासदी की कहानी है जिसने कई जिंदगियों को बिखेर कर रख दिया। लेकिन खुशी की बात यह है कि वो अभी घर वालों के साथ है और उसका इलाज चल रहा है। लेकिन उसके पति बस ड्राइवर विजेंद्र की हिम्मत की दाद देनी चाहिए जिसने उसे ढूंढ निकाला। यह है विजेंद्र का पूरा परिवार और यह है उनकी पत्नी लीला। तो ये थी विजेंद्र और उनकी पत्नी लीला की कहानी। जो हादसा उन्होंने देखा था जिसकी वजह से वो सुध-बुध खो गई थी। अब आपको दिखाते हैं एक और कहानी जिसमें एक शख्स 2 साल बाद जिंदा हुआ। उबड़ खाबड़ रस्तों से और कच्चे रस्तों से आना पड़ता है चमोली जिले के पोखरी के पास सिमखोली गांव में। और सिमखोली गांव में वो है पुष्कर सिंह का घर। ये कहानी पुष्कर सिंह की है। ये है धर्म सिंह। उनके भाई पुष्कर सिंह की कहानी भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये 13 तारीख को मेरे पास आए थे अगस्त में। उन्होंने कहा था मैं केदारनाथ यात्रा पे जा रहा हूँ। ये 13 तारीख रात को रुके थे तिलवाड़ा में और हमारे रिश्तेदार के किसी का लॉज ले रखा, किराए पे उसके साथ रहे थे। वहाँ से ये 14 तारीख सुबह बाइक से केदारनाथ के लिए निकले। तिलवाड़ा ये जगह रुद्रप्रयाग से करीब 8 किलोमीटर दूर है। पुष्कर सिंह की आखिरी लोकेशन यहीं पर थी। वो अपने रिश्तेदार के यहाँ पर उसने कपड़े रखे थे और वो अपनी बाइक से केदारनाथ के लिए 14 तारीख को निकला था। ये रास्ता सीधा केदारनाथ के लिए जाता है। लेकिन बाइक से केदारनाथ जाने के लिए निकले पुष्कर सिंह का त्रासदी के बाद कोई पता नहीं चला। तो जब ये 23 तारीख तक वहाँ से नहीं पहुँचे वापस, वो 23 तारीख मेरे पास आया। उसने कहा भाई जिसके जूते कपड़े मेरे सारे होटल में हैं, आप वो आया नहीं अभी तक लेने के लिए, कहाँ है क्या है। उसके बाद पता किया तो फ़ोन लगाया, कोई पता ही नहीं लगा। तो उसके बाद से कोई पता नहीं था इनका ये कहाँ है। पुष्कर के परिवार ने भी उनको उत्तराखंड में बहुत ढूंढा, लेकिन 2013 की त्रासदी में वो लापता हो गए। पुष्कर को उसके परिवार वालों ने रुद्रप्रयाग में भी ढूंढा। उनको लग रहा था कि शायद वो रुद्रप्रयाग में मिल सकते हैं। कई दिनों तक ढूंढा, कई महीनों तक ढूंढा, साल गुजर गया। इसके बाद परिवार वालों ने यहाँ पर उम्मीद लगभग खो दी थी कि पुष्कर कहीं मिल सकते हैं। महीने बाद पुष्कर को मृत घोषित कर दिया गया और परिवार को मुआवजा भी मिला। 2 साल बाद एक दिन अचानक जैसे चमत्कार हो गया। ये तो पुष्कर लग रहा है। पुष्कर, 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 रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। पुष्कर, रुक जाओ। दो साल बाद अचानक पुष्कर केदारनाथ के रास्ते पर मिल गया।
उसके ममेरे भाई ने धर्म सिंह को बताया और धर्म सिंह अपने भाई पुष्कर को घर ले गया। ये है पुष्कर सिंह, उम्र 45 साल। इनके पैर में फ्रैक्चर है। 2 साल तक पुष्कर सिंह कहां थे, उन्होंने क्या किया, कुछ पता नहीं, ना ही वो बता सकते हैं। किसी को जान पहचान कुछ नहीं थी। कौन है, कांप रहा था, डर के वजह से डर रहा। खाना पीना कुछ बताया इन्होंने? खाया नहीं, कुछ बताया नहीं, खाया भी नहीं, खाना भी नहीं खाया। बड़ा मुश्किल था, तो धीरे 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 तब खा रहा। कहाँ था, कुछ याददाश्त खत्म, पैर पे बहुत चोट थी। पुष्कर भी अपनी सुध-बुध खो बैठे हैं। उनका इलाज भी चल रहा है। कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था, गुमसुम जैसी स्थिति में था और कुछ डिप्रेशन टाइप में, इस टाइप से था। और साइकियाट्रिस्ट ने कहा है कि इसका उपचार लंबे समय तक चलेगा। पुष्कर भी केदारनाथ में हुई त्रासदी का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। ऐसा उन्होंने क्या देखा था कि उनके दिमाग में संतुलन ही खो गया। सब मेरा सपना होता है बुरा बुरा, और सपने में आ जाते हैं। बुरे बुरे सपने आते हैं आपको? हाँ। जिसका डर लगता है। और मुझे पसीना बहुत होता है। फिर कभी कभी मेरा लेने के लिए आते हैं। लेने के लिए आते हैं? हाँ। अच्छा। मैं अकेला फिर नहीं निकलता हूँ, डर लगती है। डर लगता है? लेने के लिए जैसा आवाज़ देते हैं, आवाज़ें आती हैं। हाँ। फिर ऐसा घबराहट जैसे हो जाती है। पुष्कर सिंह की बातों से साफ पता चलता है कि इस त्रासदी ने उनके दिमाग पर कितना गहरा असर किया है। उनकी बातें हमें भी डरावनी लगी। आपने उस वक्त क्या देखा, कुछ याद नहीं आपको? मेरे को अभी मेरे को आ रहे हैं ना वो लोग, अभी अब मेरे को अब डर लग रहा है। अच्छा। अभी मेरे को बहुत डर लगती है। आपने बारिश देखी थी, बहुत बारिश हुई थी, कुछ याद? पानी तो था, लेकिन अभी पानी था। अभी मुझे आवाज़ देते हैं वो, परसों यहाँ से दिया आवाज़। आवाज़ आती है? यहीं पे आया, यहीं पे दिया। अच्छा। मैं घबरा गया फिर। उत्तराखंड त्रासदी के 1.5-2 साल बाद भी लोग जिंदा मिल रहे हैं, लेकिन वो अपनी सुध-बुध और दिमागी संतुलन को खो बैठे हैं। ऐसी ही ये तस्वीर है उत्तरकाशी की एक चाय की दुकान पर लगी हुई आलोक मिश्र की। ये कहानी भी आपको अचंभित कर देगी। डरा हुआ था, बहुत डरा हुआ था, बहुत ज्यादा भाग रहा था, बड़ी मुश्किल से बिता पाए। ये तस्वीर इसी चाय वाले ने मार्च 2015 यानी इसी साल खींची थी और फेसबुक पर डाल दी थी। आलोक उसकी चाय की दुकान पर आया था और सुनील को लगा कि ये आपदा में बचा हुआ हो सकता है जो दिमागी संतुलन खो बैठा है। जो उसकी स्थिति बता रही थी सर,
वो लग रहा था कि बाढ़ पीड़ित है। बाढ़ पीड़ित है। हाँ, एक होटल वाला क्या कर सकते हैं सर, एक चाय पिला सकते हैं, खाना खिला सकते हैं। संयोग देखिए कि उसकी तस्वीर को मुंबई में रहने वाले उसके परिवार ने देखा और आलोक के माता पिता उसे ढूंढने इस चाय की दुकान पर उत्तरकाशी आ पहुंचे। पता चला कि उनका बेटा केदारनाथ त्रासदी में लापता हुआ था। 2 साल बाद वो अब भी जिंदा है और उत्तराखंड में भटक रहा है। अब मांग उठ रही है कि उत्तराखंड में दिमागी संतुलन खोए जो लोग भटक रहे हैं, उनकी तस्वीरें सार्वजनिक की जाए। हमने लगातार इस मामले में प्रदेश सरकार से मांग भी की थी कि प्रदेश सरकार जो इस तरीके के विक्षिप्त लोग हैं, तमाम स्थानों पर घूम रहे हैं विक्षिप्त अवस्था में, वो उन लोगों के फोटोग्राफ कलेक्ट करे और उन फोटोग्राफ को मीडिया के माध्यम से सर्कुलेट करे। कहानियां बयां करती हैं कि उत्तराखंड त्रासदी को भले ही 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन उस त्रासदी के कहर से कई परिवार अभी भी उबरे नहीं हैं। जब से आलोक के जिंदा होने का पता लगा है, उसका परिवार, उसके माता पिता अब भी मुंबई छोड़कर अपने बेटे को उत्तराखंड में ढूंढ रहे हैं। जिंदगी ने अभी भी उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं।